हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दोस्तों बताना है कि यह हमारी डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर पहली क्लास है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एनसीईआरटी के साथ संग्रह में हम लोगों ने कुछ चैप्टर कक्षा 6 के और 7 के कर लिए हैं, जिसमें आज हम आपके सामने उस पर आधारित प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न लाए हैं। दोस्तों देखते हैं आप लोग कितना उसमें कर पाते हैं, कितनी आपकी सक्रियता है। दोस्तों अगर आप उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा दोस्तों, क्योंकि जितनी चीजें हमने पढ़ाई है उसी में से ज्यादातर क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं। बहुत ज्यादा आपको टिपिकल भी नहीं है। 6 से 8 के लिए तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही लाभदायक है। अन्यथा हम कुछ नहीं पढ़ाते यहाँ पे ताकि आप लोगों का समय बर्बाद हो। तो चलिए आपका समय जाया ना करते हुए हम लोग जल्द से जल्द शुरू किया जाए दोस्तों। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप अगर सफल होना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए बस, और कुछ आपको करना नहीं है दोस्तों। आप ही लोगों को सफल बनाने के लिए हमारी टीम प्रयासरत है, और देखिए आप ही लोगों के लिए हम इतने सक्रिय होते गए कि जल्द से जल्द आपके सामने डिजिटल बोर्ड भी लेते आए ताकि आपको प्रैक्टिस भी कराया जा सके आसानी से। तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का कितना सही होता है दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों आप क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आइए, क्या है पहला क्वेश्चन। एक सुदूर लंबी ऊंची मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब दूर लंबी कोई मीनार है, उसको देखने के लिए कौन सी चीज का इसमें से प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि किसका प्रयोग किया जा सकता है। आपके सामने पहला क्या है, उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, दूसरा क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण, और तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है उत्तल लेंस। तो दोस्तों दूर की बात करें, सुदूर की बात करें और दूरस्थ की बात करें तो दोस्तों वहां पर या तो आप सीधे सीधे सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, ये उत्तल दर्पण। तो आप उत्तल दर्पण लगा दिया कीजिए, क्योंकि ज्यादा ये जो दूरस्थ की बात होती है या फिर क्या है आपको ये क्या बोलते हैं सुदूर की बात हो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो आपका ऑप्शन सही होता है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों उत्तल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में। दोस्तों क्वेश्चनों पर हम बहुत थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते चलेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन पे हम थोड़ा थोड़ा उस पर क्या करेंगे, सभी ऑप्शन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते चलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे ताकि आपको वाव ना हो। आनंद पूर्वक आप पढ़ते रहिए दोस्तों। अगर आनंद पूर्वक आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, तो 1 महीने के समय में आप आसानी से 30 में से 25 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाएंगे दोस्तों, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है दोस्तों। आसानी से आप अपने पेपर को क्लियर कर जाएंगे, सम्मानजनक स्कोर से पास कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, वाहनों के साइड मिरर में इसका प्रयोग क्या किया जाता है, किया जाता है दोस्तों। यह भी जान लीजिए कि सीसीटीवी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सीसीटीवी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया। अब उसी के नीचे दोस्तों क्या है, उसी के नीचे हमारा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जब यहाँ अपसारी दर्पण हो गया तो इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये जो अपसारी दर्पण है दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। तो इसका किया जाता है अग्रदीपक में, वाहनों के अग्रदीप में, वाहनों के अग्रदीपों में किया। अग्रदीपों का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो हेडलाइट होता है। क्या होता है, हेडलाइट होता है। तो हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना जानते रहिए दोस्तों। बाकी आपको हम दर्पण जब पढ़ाएंगे तो बाकी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा एकदम व्याख्या सहित पढ़ाएंगे उसको। तो इतना अगर समझ में आ गया। इसका कौन सा सही होगा दोस्तों, तो इसका सही हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तर दर्पण दोस्तों। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से
पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। पहले तो दोस्तों आप क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीखिए कि कैसे क्वेश्चन को हटाया जाता है, और दूसरा प्रश्नों को पढ़ने में सबसे ज्यादा तत्परता तो यह दिखाया कीजिए कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में आपको यहां देखिए दिया है संबंध नहीं रखता है, तो नहीं शब्द को आप पहले मार्क किया कीजिए, क्योंकि यही होता है आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि आप नहीं पर ध्यान ही नहीं देते, और यही आपका प्रश्न गलत करवा देता है। तो देखिए दोस्तों क्या है इसमें, इसमें पौधों और पशुओं में कोशिकाओं के संबंध में कुछ जानकारी दिया गया है, कुछ जानकारी दी गई है जो कि आपको कोशिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कोशिका क्या होती है दोस्तों? जितने भी जीव जंतु हैं सबके शरीर का निर्माण क्या होती है? कोशिका से होती है। शुरुआत किससे होती है? कोशिका से होती है दोस्तों। अगर हमारे शरीर का निर्माण देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले किससे बनती है? कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनता है दोस्तों? ऊतक। कोशिका के बाद क्या बनता है? ऊतक। ऊतक के बाद क्या बनता है दोस्तों? अंग। माफ कीजिएगा। ऊतक के बाद क्या बनता है दोस्तों? ऊतक के बाद बनता है अंग। कई ऊतक का समूह जब मिलता है तो क्या बनता है? अंग। अंगों से मिलकर क्या बनते हैं? अंग तंत्र। अंगों से मिलकर क्या बनते हैं? अंग तंत्र। ठीक, अंग तंत्र से मिलकर तब क्या होता है? हमारे शरीर का निर्माण होता है। अंग तंत्र जब मिल जाते हैं तब फिर क्या होता है? हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो हमारा शरीर निर्मित हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो कोशिका है। कोशिका के बारे में ही हमें इसमें देखना है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो वह है कोशिका। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है उसमें, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या है? कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है पशुओं और पौधों दोनों में। यहाँ पशुओं की जगह पे दोस्तों अगर जंतु भी लिखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आपके पेपर में दिया हुआ है इसलिए हमें यहाँ पशुओं ही लिखना पड़ा है। ठीक, तो यहाँ जंतुओं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए पौधे और पशुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। हाँ, पाई जाती है। ये एक कोशिकांग है जो कि सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे वो आप पौधे हो चाहे जीव हो, कोई भी जीव हो उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये सही है, लेकिन पूछा क्या है उसने? नहीं वाला, तो ये तो सही होने के बावजूद भी गलत हो गया यहाँ। अब आते हैं दूसरे पे। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है। पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है और पशु की कोशिका में उपस्थित होती है। तो अब ये देखिए जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है? सेलवाल। सेलवाल एक प्रकार का कोशिकांग है दोस्तों। अब ये कोशिकांग जो है, अब बताइए ये कोशिकांग पशुओं में या जंतुओं में पाया जाता है? तो जंतुओं में यह नहीं पाया जाता है, जंतु में उपस्थित नहीं होता है। यह किसमें उपस्थित होता है? तो यह उपस्थित होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पौधों में उपस्थित होता है। और इस ऑप्शन में क्या कहा गया है कि पौधों में अनुपस्थित होता है, यानी कि हमें नहीं वाला ढूंढना था और ये नहीं वाला एक तो हमें मिल गया है दोस्तों, ये हमें मिल गया है। चलिए आगे भी देख लेते हैं कि आगे भी कुछ मिल जाता है। लवक केवल पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। एकदम 100% राइट है दोस्तों। ये जो लवक होता है ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है। लवक का काम होता है रंग प्रदान करना, प्लास्टिड। यह 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता है वर्णी लवक, जब आपको हम पढ़ाएंगे कोशिकांग तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे दोस्तों कि ये क्या है, डिटेल्स पढ़ाएंगे आपको। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें यह वर्णी लवक होता है। 3 प्रकार का हमने बताया आपको, तो तीनों प्रकार जान लीजिए। पहला होता है वर्णी लवक और दूसरा होता है आवर्णी लवक, और तीसरा जो होता है वह होता है आपका हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। तो दोस्तों लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, यानी कि यह भी पौधों में
पाया जाता है, या जंतुओं में नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक, अब इसके बारे में हम आपको डिटेल से अगली कक्षा में बताएंगे, जिसमें आपको लवक मिलेगा, कोशिका जिसमें पढ़ाएंगे आपको। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये हमने बता दिया आपको। तो अगला हमारा जो अगली हमारी जो ये वो क्या बोलते हैं ऑप्शन है हमारा अगला, वो कौन सा है? अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है। ठीक, ये देखिए अगला ऑप्शन हमारे सामने है क्या? कोशिका द्रव्य पशु एवं पौधे दोनों में उपस्थित होता है। सही है दोस्तों, क्योंकि कोशिका द्रव्य कोशिका का एक क्या होता है? गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, या पौधे और जंतु या पशु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर होता है और इसी में सारे कोशिकांग तैरते हैं। किसमें? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा होगा यहाँ पे, हाँ साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये देखिए है हमारे सामने। ठीक, ये हो गया। तो हमारा इस हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों हो गया? क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधों में पाई जाती है, और यहाँ बताया गया है कि अनुपस्थित होती है, और पौधों पशुओं में उपस्थित होती है। दोनों गलत है, क्योंकि यह पाया किसमें जाता है? पौधों में पाया जाता है, और पशुओं में अनुपस्थित होता है। ठीक दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं क्या है, या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, तो ये छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था तो उसी टाइम पढ़ाया था कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और पत्ती जब पढ़ाया था मैंने, पौधों को जानिए कहा था, तो उसमें भी मैंने पत्ती पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था आपको? एक लेसन पढ़ाया था जिसमें लीफ पढ़ाया था। लीफ जो पढ़ाया था उसमें पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे 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 छिद्र होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? रंध्र, या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होता है वो दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो खुला रंध्र और दूसरा बंद रंध्र। अब ये जो खुला रंध्र और बंद रंध्र क्या होता है, यह भी मैंने बताया था कि जब पत्तियों में पानी ज्यादा हो जाता है, वह रंध्र के मुख पर चला जाता है, और रंध्र का मुख क्या हो जाता है? फूल जाता है। जब रंध्र का मुख फूल जाता है तो रंध्र का मुख खुल जाता है, उसी को हम लोग खुला रंध्र या ओपन स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन स्टोमेटा कहते हैं। और उसी समय पे जब पानी रंध्र से बाहर चला जाता है और पत्तियां सूख जाती हैं, सूखने का मतलब पानी उसमें कम हो जाता है, ऐसा नहीं कि सूख कर गिर जाती हैं। तो पानी जब उसमें खत्म हो जाता है तो रंध्र धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। जब रंध्र सिकुड़ जाते हैं तो वह रंध्र हो जाते हैं बंद, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? बंद रंध्र कहा जाता है, या क्लोज्ड स्टोमेटा कहा जाता है। ओपन स्टोमेटा और क्लोज्ड स्टोमेटा कहा जाता है। तो छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, रंध्र कहा जाता है। ठीक, चलिए ऐसे ही अध्ययन सामग्री को प्राप्त करने के लिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की, ये तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी अभी पढ़ाया था, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड है। क्या है? एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि प्राप्त दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। ऑप्शन में होगा ही, ऑप्शन में देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। लेंस को दीवार से दूर हटाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अगर दूर हटाने से अच्छा दिख रहा है तो दोस्तों कभी होता है ना, कभी किसी चीज को देखते हैं तो ज्यादा नजदीक होती है, धुंधली दिखती है, दूर करना पड़ता है। आवश्यकता अनुसार हमें करना होगा, तो ये तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आवश्यकता अनुसार इसमें है नहीं। तो ये आधे पक्ष को दिखा रहा है। अभी सही तो है लेकिन पूरा नहीं है।
लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए। लेंस को अभी मैंने बोला आवश्यकता अनुसार पास या दूर करना चाहिए, यानी कि यह खिसकाने को कह रहा है या हटाने को कह रहा है, एक नजदीक लाने को एक दूर लाने, दोनों एक में मिल जाता तो सबसे बेहतर होता। तो आइए देखते हैं फिर। हाँ, लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जाए। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों का मिश्रण, ये इसका मिश्रण और इसका मिश्रण किसमें है? तीसरे में है, यानी कि ये हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार हम लेंस को क्या कर सकते हैं? आगे या पीछे कर सकते हैं। जैसे आप कभी फोटो खींचते हैं, फोटो क्लिक करते हैं किसी का, तो कभी नजदीक करते हैं, कभी जूम करते हैं, कभी क्या करते हैं उसको जूम इन करते हैं, कभी जूम आउट करते हैं, कभी दूर ले जाते हैं, कभी नजदीक ले आते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा फोटो अच्छा आए, आप हैंडसम आए, ताकि आपको लोग पसंद करें दोस्तों। तो आप भी हमारे वीडियो को पसंद कर लीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। इतनी मेहनत के चलते आप अगर लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर क्या ही कहा जाए। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कौन सा सहायक नहीं होगा? चाक और पानी के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है? देखिए, यही बात मैंने कहा ना कि आप इसका ध्यान जरूर दिया कीजिए, आप इसका ध्यान जरूर दिया कीजिए। यहाँ नहीं दिया है तो निस्यंदन, मैंने आपको पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण एक लेसन ही पढ़ाया है। अगर वह आप देखे होते तो दोस्तों बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे, क्योंकि मैंने उसमें सभी चीजें बताया है। क्या बताया है? थ्रेसिंग बताया है। क्या बताया है? थ्रेसिंग विधि बताया है, चालन विधि बताया है, थ्रेसिंग बताया है, चालन बताया है, निष्पावन बताया है, निष्पावन बताया है, निष्पावन बताया है, निष्पावन के साथ साथ वाष्पन भी बताया है। क्या बताया है? वाष्पन भी बताया है। कि ये सारी क्रियाएं मैंने आपको बताया है कि ये पदार्थों से निष्कर्षण की विधियां हैं, पदार्थ को पृथक करने की क्या है? विधियां हैं, जो किसी मिश्रण को क्या करती हैं? अलग करती हैं। तो ये सारी विधियां मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप वीडियो के बाद अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा क्या होगा? लाभप्रद होगा दोस्तों। चलिए, बहुत सहायक होगा आपको। निस्यंदन क्या होता है दोस्तों? तो निस्यंदन होता है छलनी से छानने की जो क्रिया होती है, जो चलनी या छननी होती है। छन्नी, किताब में आपने क्या लिखा था? छन्नी। छन्नी से जो छानने की क्रिया होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? हम लोग निस्यंदन कहते हैं। निस्तारण किसे कहते हैं? जब पानी में हम किसी पदार्थ को घोल देते हैं, तो जो गाढ़ा पदार्थ होता है, जो भारी पदार्थ होता है, तली में बैठ जाता है। उस तरह से जब हम किसी पदार्थ को निष्कर्षण करते हैं तो उसे निस्तारण कहा जाता है। दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से पूरी परिभाषा के साथ पढ़ाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा वहां पर दोस्तों। और अवसादन भी वही हाल है दोस्तों। ये दोनों क्रियाएं लगभग एक साथ ही होती हैं। दोनों क्रियाएं क्या होती हैं? एक साथ ही होती हैं। यह भी सहायक है, यह भी सहायक है, यह भी सहायक है। तो दोस्तों, दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों इसमें सहायक हैं। यह भी सहायक है, यह भी और यह भी सहायक है। कौन सहायक नहीं है? तो ऊर्ध्वपातन सहायक, सब्लिमेशन। कौन नहीं सहायक है? तो सब्लिमेशन सहायक नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों, यह किसी पदार्थ को, किसी ठोस को जलाने पर, किसी ठोस को जलाने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। सीधे गैस में परिवर्तित होने की क्रिया को कहा जाता है। परिवर्तित होने की क्रिया को कहा जाता है। मैंने यहाँ परिभाषा पढ़ाया है दोस्तों, आपको परिभाषा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? किसी ठोस को अगर जलाते हैं, जैसे कपूर हम जलाते हैं, तो कपूर में हमें राख नहीं प्राप्त होती है दोस्तों, और सीधे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों?
उसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यही हमारा यहाँ पर क्या है, यही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चाक और पानी के मिश्रण से जब इसको निकालना होगा तो यह हमें यहाँ पे लाभप्रद नहीं है और यही यहाँ पे सही हो जाएगा, यह सहायक नहीं है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विज्ञान के संदर्भ में कौन सा सही है दोस्तों। तो विज्ञान की परिभाषा सभी लोग जानते हैं, किसी वस्तु के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। या प्रयोगशाला में कच्चे पदार्थों से नए पदार्थों का अन्वेषण करना ही विज्ञान कहलाता है। अन्वेषण करना मतलब कि किसी चीज में शुद्धता लाना, प्रयोगशाला में कंठस्थ करना, ठीक, यही सारी चीजें होती है। विश्वस्त होना, तो वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के प्रयोग नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों, विचारों का समर्थन एवं परिष्कृत करने के लिए, विचारों का समर्थन, अपने विचारों का समर्थन और उसे परिष्कृत करने के लिए, मतलब उसे अच्छा करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, उसे कंफर्मेशन प्रदान करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, रिफाइन करने के लिए दोस्तों क्या करना, प्रयोगाश्रित प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। सही है दोस्तों, प्रयोगाश्रित, अपने विचारों को समर्थन देने, विचारों को समर्थन और उसको परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रयोगाश्रित प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। बाकी दोस्तों ध्यान पूर्वक एकत्र प्रमाणों का ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्वेश्चन ताकि आपको उबाऊ ना हो दोस्तों, और आप देख कर समझ जाएं कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है दोस्तों उसमें से कुछ भी अन्यथा नहीं है। सबका सब क्या है, सबकी सब जरूरत वाली चीजें हैं। हमने कुछ भी अन्यथा आपको नहीं पढ़ाया है। बस इतना ध्यान दीजिए कि आप हमारे साथ अगर बने हैं दोस्तों, जितना भी चीजें अभी मैंने पढ़ाया है उतनी सारी चीजें उतने ही लेसन में आपको मिल गए हैं, और आगे जो चीजें पढ़ाएंगे दोस्तों आप और भी कंफर्म होते चले जाएंगे दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तन में नहीं है। परिवर्तन कितने होते हैं दोस्तों, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, एक क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन यही दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और भौतिक। भौतिक परिवर्तन जो होता है इसमें फिजिकल चेंज होता है, दूसरी वस्तु का निर्माण नहीं होता है, इसमें किसी दूसरी वस्तु का निर्माण नहीं होता है, इसमें किसी दूसरी वस्तु का निर्माण नहीं होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी वस्तु का निर्माण नहीं होता है, दूसरी वस्तु का निर्माण नहीं होता है, ठीक, किसी दूसरी वस्तु का निर्माण नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, गुणों में परिवर्तन हो जाता है, साथ ही साथ अन्य वस्तु का निर्माण हो जाता है। किसी क्रिया करने के बाद अन्य वस्तु बन जाती है, अन्य वस्तु का निर्माण, उसके रंग रूप अवस्था सभी में परिवर्तन हो जाता है। रंग रूप अवस्था, रंग रूप अवस्था आदि सभी में परिवर्तन हो जाता है, आदि सभी में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन ये होता है। और भौतिक परिवर्तन यानी कि परिवर्तन ना होना, परिवर्तन क्या होना, ना होना दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, कागज के टुकड़ों, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, कागज के टुकड़े टुकड़े आप कर लेंगे तो दोस्तों उसके उसके भौतिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह फिर भी कागज ही रह जाएगा, उसके गुण वही रह जाएंगे। ये तो सही है दोस्तों। लेकिन पटाखे फोड़ना, पटाखे जब फोड़ते हैं दोस्तों तो पटाखा रासायनिक ध्वनि ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाता है, और साथ ही साथ ध्वनि ऊर्जा के साथ साथ किसमें भी परिवर्तित हो जाता है,
प्रकाश ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यह रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो यह नहीं हो सकता दोस्तों, यह हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। पानी का उबालना एक भौतिक परिवर्तन है, ये तो सही है। भोजन पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि यह भी नहीं हो सकता। ठीक, आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। कागज जलाना पहले ही मिल गया, कागज जलाकर राख बन जाएगा, दूसरी वस्तु का निर्माण हो गया, अभी भी मैंने पहले बताया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं चौथा वाला, तो चौथा जाहिर सी बात हो जाएगा, कांच का टूटना। कांच टूटेगा दोस्तों तो उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं आएगा, बस टूट के एक शीशे से कई शीशे बन जाएंगे, लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भौतिक परिवर्तन है। गेहूं पीसना, गेहूं आप पीस देंगे लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नई वस्तु का निर्माण नहीं होगा। गेहूं पीसेंगे तो आटा बनेगा, बाकी उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। पानी उबालना अभी मैंने बताया कि यह भी एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और मैंने सार संग्रह में, एनसीईआरटी के सार संग्रह में अगला लेसन जो दोस्तों है आपका, वह है क्या, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उसी पर आधारित ये क्वेश्चन भी है दोस्तों, अगर यहाँ आप कर ले गए हैं तो वह लेसन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी या न्यूनता के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्त बहने लगता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है और बाद में रक्त बहने लगता है, यानी कि थोड़ी सी चोट लग जाए तो यही विटामिन ऐसा विटामिन है ये इस जिससे हमारे चोट लगने पर क्या होता है, रक्त का थक्का बनकर बहाव रुक जाता है। अगर यही नहीं, इसी की कमी हो जाए तो रक्त बहता रहता है और हमारे शरीर से पूरा ब्लड निकल जाता है और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों यह कौन सा विटामिन है, तो वह विटामिन हमारा है दोस्तों, कौन सा विटामिन है, के, विटामिन के। विटामिन के को क्या कहते हैं दोस्तों, तो रासायनिक नाम इसका है थियोक्विनोन, थियोक्विनोन, रासायनिक नाम इसका क्या है, थियोक्विनोन है दोस्तों। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसका कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का बनाना इसका काम है, रक्त का थक्का बनाना। तो यही नहीं रहता है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन ए, विटामिन ए क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन ए जो होता है यह क्या होता है, रेटिनॉल होता है, इसका रासायनिक नाम क्या नाम होता है, रेटिनॉल होता है। और कमी से होने वाला रोग क्या है दोस्तों, तो कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, कमी से होने वाला रोग क्या होगा दोस्तों, तो रतौंधी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारे बीच में क्या है, हमारे बीच में है आपका, हमारे बीच में विटामिन B12 है। B12 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ये जो साइनोकोबालामीन है दोस्तों, साइनोकोबालामीन, यह भी क्या होता है, कोबाल्ट की कमी हो जाती है, कोबालामीन है दोस्तों। कोबालामीन, कोबालामीन, ये साइनोकोबालामीन जो है दोस्तों, यह भी क्या करता है, एनीमिया का लक्षण प्रदान करता है दोस्तों, एनीमिया का लक्षण प्रदान करता है। अगर यह इसकी कमी हो जाए तो रक्त में क्या होती है, लौह की कमी हो जाती है, रक्त में क्या हो जाती है, लौह की कमी हो जाती है, लौह की कमी, लौह की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक, लौह की कमी आ जाती है, हो गया। हाँ, उसके बाद विटामिन B1 भी है आपके सामने, तो आइए विटामिन B1 को भी देख लेते हैं। विटामिन B1 क्या है, तो विटामिन B1 जो है दोस्तों आपके सामने, इसको देख लेते हैं। तो विटामिन B1 का नाम क्या है, इसका नाम है, रासायनिक नाम थायमीन। क्या नाम है दोस्तों, थायमीन नाम है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है दोस्तों, तो बेरी, क्या है, बेरी। तो दोस्तों ये हो गया आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है दोस्तों, वह ऑप्शन है आपका
सी, विटामिन बी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, तो दोस्तों जब आगे पढ़ाएंगे आपको पोषक तत्वों के बारे में, पूरी विटामिन के बारे में जानकारी देंगे, तो सारे विटामिन एक साथ हम पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिए क्या है। दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। पहचान करना है, पहले निष्कर्ष पहले कथन को पढ़ना है, उसके बाद निष्कर्ष देखना है। तो कथन में क्या है? कथन में हमारे है दोस्तों आपके सामने ये, चलिए हरे से कर लेते हैं। हरा क्या? पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक है। पौधों में 2 संवहनी ऊतक होते हैं दोस्तों। पौधों में कितने संवहनी ऊतक होते हैं? 2। पहले दूसरा वाला पढ़ लिया जाए। ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। ऐसे संवहनी ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। यह भी सही है। पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अभी अभी मैंने बताया है, अगर ये जान रहे होंगे तो बड़े अच्छे से जान जाएंगे दोस्तों। ये क्या है कि ये भी समझ जाएंगे। चलिए मैं देखता हूं, हम बताते हैं आपको ये क्या है। देखिए ये क्या है। मैंने बताया 2 संवहनी ऊतक होते हैं। कौन कौन से? एक संवहनी ऊतक होता है जाइलम, एक क्या होता है? जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। तो दोस्तों इसमें से अंतर कैसे करेंगे कि कौन सा जल ले जाता है, कौन सा भोजन ले जाता है? तो आपके सामने ये जो जाइलम है, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल और जा से जाइलम, यानी कि हमारा पहले नंबर पे कौन आ गया? पहले नंबर पे हमारा होना चाहिए ये जाइलम। तो पहले में हमारा ये है, नहीं हो सकता। पहले में जाइलम किस में है? बी में है। और पहले में जाइलम कौन से में है? डी में है। यानी कि ये ए और सी नहीं हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद फ्लोएम, फा से फ्लोएम, फा से फल। फल किसमें उपयोग करते हैं? भोजन में। फल किसमें उपयोग करते हैं? भोजन में। फ्लोएम और भोजन दोनों एक से जोड़ लीजिए, तो ये दूसरे ऑप्शन पे कौन होना चाहिए? दूसरे ऑप्शन पे हमारा फ्लोएम होना चाहिए। इसमें भी फ्लोएम है और डी, इसमें भी, दोनों में फ्लोएम है। दोनों नंबर पे क्या है? फ्लोएम है। जब दोनों नंबर पे फ्लोएम है दोस्तों, तो दोनों नंबर पे है। अब अगला नंबर देखना होगा हमें, अगला क्रम देखना होगा। तो अगला क्रम हमारा क्या होना चाहिए? छोटे छोटे छिद्र, सूक्ष्म छिद्र। अभी मैंने बताया था आपको, छोटे छोटे छिद्र क्या होते हैं? उनको रंध्र कहा जाता है। तो रंध्र सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए ये हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसे ही कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ठीक है, और देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो यक्ष क्या है? यक्ष कोई पौधा है। यक्ष क्या है? कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ, स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी, मतलब ऐसा पौधा है जो स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए। विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया है आपको दोस्तों। ये अगर आपने नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी लापरवाही होगी, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। तो जब आपको अच्छे से पढ़ा दिया है तो दोस्तों आप ही की कमी होगी ना फिर। स्वपोषी स्वयं भोजन बनाने वाले, ये विषमपोषी दूसरों पर निर्भर रहने वाले, दूसरों पर निर्भर रहने वाले। अब इसमें कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा ऑप्शन है कि दोनों होते हैं? तो ये जो पिचर प्लांट या घटपर्णी होते हैं, यह अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं। और मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था कि पौधों को जानिए, तो उसमें घटपर्णी पढ़ाया हुआ है कि घटपर्णी का जो पौधा होता है, पत्तियां होती हैं वो घड़े के समान होती हैं और उसके ऊपर वाल्व लगा होता है, वाल्व की तरह से ढक्कन होता है। जैसे ही इसमें कोई पक्षी, कोई जीव आता है, कोई कीड़ा आता है, तो वह उसे क्या करता है? बंद कर लेता है और उस कीड़े का पाचन कर लेता है। यानी कि बाहर से भी भोजन लिया और अपना भोजन स्वयं भी बना रहा है। दोनों हुआ कि नहीं हुआ? स्वपोषी स्वयं से बनाया, विषमपोषी कीड़ों का भक्षण करके
विषमपोषी बन गया ना। तो दोनों हो गए, दोनों कौन सा हो गया, तब इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ये एल्गी यानी कि शैवाल है, शैवाल स्वपोषी होता है, विषमपोषी नहीं होता है। अमरबेल, अमरबेल क्या होता है, ये स्वपोषी हो गया, स्वपोषी, ये स्वपोषी हो गया, ये विषमपोषी हो गया। क्यों विषमपोषी हो गया, ये जो विषमपोषी या इसी को परपोषी कहते हैं, क्यों कहते हैं, अमरबेल मैंने पढ़ाया हुआ है कि यह दूसरे पौधे पर क्या होता है, दूसरे पौधे पर उगता है और उसके पोषण को क्या करता है, उससे अपना पोषण प्रदान करता है और उसका पोषण छीन लेता है। ठीक, ये होता है अमरबेल या कसकुटा। और उसके बाद क्या है, फंजाई, जिसे फंगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फंगस, फंगस जिसे कहते हैं। ये क्या है, कवक, कवक जो होता है दोस्तों, अब ये क्या होता है, तो कवक और शैवाल के बारे में एक जानकारी दे दें दोस्तों। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक, पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कौन है, तो लाइकेन। और ये दोस्तों बार बार आपके सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लाइकेन क्या है और पर्यावरण प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्राकृतिक सूचक कौन है, लाइकेन। और ये बनता किससे है, यह भी बार बार पूछता है दोस्तों। तो एक आप ट्रिक याद रखिए, सैक, क्या याद रखिए, बस इतना याद रखिए, सैक, सैक का मतलब सा से शैवाल, सा से क्या हो गया, शैवाल हो गया, सा से क्या हो गया, सा से आपका ये शैवाल हो जाएगा, लाइकेन, क्या है, लाइकेन, लाइकेन में पहला सा से क्या हो जाएगा, शैवाल हो गया, और प्लस का से क्या हो गया, का से कवक हो गया। दोनों मिलकर दोस्तों लाइकेन का निर्माण करते हैं, जो कि पर्यावरण का सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।